अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज सेकेंड ईयर फिज़िक्स मॉडल पेपर 2025। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं आपकी बुक चेंज हुई है इस साल, तो जो भी एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे वो इतने टफ़ एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, सिंपल एमसीक्यूज़ होंगे, या फिर जो डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस के एमसीक्यूज़ जो भी हम सॉल्व करेंगे उन्हीं को मॉडिफाई करके आपसे पूछा जा सकता है, या मॉडल पेपर के ही एमसीक्यूज़ को मॉडिफाई करके आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा रिसेंटली जो कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे गए वो बहुत सिंपल से थे और बहुत मोस्टली जो हैं वो मॉडल पेपर के ही थे। तो मॉडल पेपर को फोकस करें और पैरेलल में जो आपकी टेक्स्ट बुक में एमसीक्यूज़ दिए जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक के एंड में हर चैप्टर के एंड में अराउंड 10 एमसीक्यूज़ गिवन है, उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो आपकी एमसीक्यूज़ की तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ डबल। ध्यान में रखिएगा, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। देन द प्रेशर ऑफ द गैस इज़, तो बहुत सिंपल है, बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग आप सब जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। मींस कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो सिमिलरली जैसे कि एमसीक्यूज़ में कहा गया है कि अगर हम वॉल्यूम को डबल कर दें, तो जब हम वॉल्यूम को डबल करेंगे तो प्रेशर आपका 1/p से रिड्यूस होके 1/2p हो जाएगा। तो मीन्स जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, प्रेशर रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है। और अगर इसी एमसीक्यूज़ को मॉडिफाई करके आपसे ये कहता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, मीन्स टेम्परेचर की जगह प्रेशर कांस्टेंट हो, देन वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, तो चॉस लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान में रखिएगा बेटा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर आपका प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इस केस के अंदर अगर हम टेम्परेचर को डबल करेंगे कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, तो आपका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो सिंपल बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपने इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। सेकंड जो एमसीक्यूज़ है, कहते हैं इन अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस अ सिस्टम एक्सचेंज हीट विद इट्स सराउंडिंग बट अंडरगोज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो नो चेंज इन टेम्परेचर, हमने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को स्टडी किया जिसमें हमने डिफरेंट प्रोसेस स्टडी किए, जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपका टेम्परेचर होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। आइसो मीन सेम, थर्म टेम्परेचर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। और एडियाबैटिक का आपको पता है कि इसमें हीट ना सिस्टम में इंटर होगी ना लीव करेगी। और आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है। तो ये जो चार एप्लीकेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, इनकी स्टेटमेंट्स में से भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब सेकंड वो कह रहा है थर्ड एमसीक्यूज में, व्हेन रेफ्रिजरेटर हैज़ ओपन डोर द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है राइस। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एक रेफ्रिजरेटर, और आप सब जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर का फंक्शन क्या है कि इसके अंदर जो भी हम मटेरियल प्लेस करते हैं तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, इस मटेरियल में से हीट एक्सट्रैक्ट करके इसको सराउंडिंग में रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ें अंदर हम रखते हैं उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम रेफ्रिजरेटर के डोर को क्लोज़ रखें तो क्लोज वाली कंडीशन के अंदर हम सब जानते हैं आपका रेफ्रिजरेटर इफेक्टिवली वर्क डन करेगा, और जैसे ही रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन होगा तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। मगर अगर इसी रेफ्रिजरेटर का अगर आप डोर क्लोज रखने की जगह आप इसको ओपन रख दें तो इस केस में आपका रेफ्रिजरेटर इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि सराउंडिंग से भी जो वार्म एयर है वो चली जाएगी आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो जिसकी वजह से आपका जो कंप्रेसर होगा वो कंटिन्यू ऑन रहेगा, मीन्स कंटिन्यू वर्क डन करेगा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जो कि वो नहीं कर पाएगा क्योंकि डोर ओपन है और कंटिन्यूसली बाहर से जो गर्म हवा है वो भी रेफ्रिजरेटर में दाखिल हो रही है। तो आपका कंप्रेसर कंटिन्यू ऑन रहेगा, जब वो ऑन रहेगा तो वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपके रूम का टेम्परेचर राइज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर अगर हम 4 पे जाएँ तो इसमें कहता है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इज़। तो जहन में रखिएगा
कि इसका पहले आंसर है हमारे पास 0। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करे, मींस फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है या फिर ये आपके पास प्रोटॉन भी हो सकता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में होंगे, मींस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम होगी, तो इस केस में थीटा हमारे पास हो जाएगा 0 डिग्री। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसका फॉर्मूला आप सब जानते हो, F इज़ इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ टोटली डिपेंड कर रहा है एंगल के ऊपर। अब आप सब जानते हो साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के, और जब 0 को QVB से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो मीन्स 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपका चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे। अच्छा, इसी MCQs को मॉडिफाई भी आपसे करके पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मीन्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं या अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में आप सब जानते हैं इन दोनों में एंगल कितना बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में, तो आंसर है 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री भी 0 के इक्वल होता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय QVB, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास 0 फोर्स लगेगी। तो यहाँ से ज़हन में रखिएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, आंसर है 0। अब इसी चीज़ को फर्दर भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है हमारे पास चार्ज पार्टिकल की मोशन की, तो मीन्स दोनों में इस केस में जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ज़हन में रखिएगा, जब भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इस केस में जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि एंगल 90 है और साइन 90 किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 को जब हम QVB से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास F इज़ इक्वल टू QVB। तो फोर्स हमारे पास मैक्सिमम होगी किस केस में, जब चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और पैरेलल और एंटी पैरेलल वाले केस में फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। तो आप सब जानती हो कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास 2 कॉइल्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी कॉइल और दूसरी क्या होती है सेकेंडरी कॉइल। तो इन दोनों कॉइल्स में डायरेक्टली ये लिंक नहीं होती, मीन्स कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, ये दोनों कॉइल्स आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं। मीन्स प्राइमरी कॉइल का जब हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी हमारी जो EMF होती है वो इंड्यूस हो जाती है, और प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज करने से अगर हम सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेजेस या EMF इंड्यूस कर रहे हों, इस फिनोमेना को हमने नाम दिया था म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो MCQ, इन प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज़ 0। क्यों 0 है, जहन में रखिएगा, आपके पास अगर एक रेजिस्टर है और आपने इसको एक AC सर्किट के साथ, AC सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, इस केस में जो वोल्टेज और करंट होते हैं, वोल्टेज और करंट सेम टाइम में अपनी पीक वैल्यू पे होते हैं, मींस इनमें किसी किस्म का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जहन में रखिएगा, करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, और फिर ये चीज़ जहन में रखिएगा कि प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट फेज डिफरेंस 0 है, और 90 किस में होगा, कैपेसिटर और इंडक्टर वाले के। अगर सर्किट में रेजिस्टर की जगह हमारे पास कैपेसिटर लगा हो या इंडक्टर, तो उस केस में हमारे पास करंट और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस आता है वो 90 डिग्री का आता है। रेजिस्टर वाले केस के अंदर हमारे पास 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज में दोनों सेम टाइम में अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ पे आते हैं, और या यूँ कह लें कि इनमें लैगिंग और लीडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ मेटेलिक क्रिस्टल डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई। तो हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल्स हैं वो उनको हमने कैटेगराइज किया था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। और जो कंडक्टर होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कहाँ पे होते हैं, कंडक्शन बैंड में, इसीलिए वो इजीली क्या करते हैं,
कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। फॉर सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं, ठीक है, कंडक्टर, तो कंडक्टर में हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो बैंड गैप होता है वो ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे कहाँ पे लोकेट करेंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज़, इसका जो आंसर है इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है, रेक्टिफिकेशन होती क्या है कि रेक्टिफिकेशन में हम करते क्या है, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सिग्नल होता है इसको रेक्टिफायर की मदद से हम डायरेक्ट करंट या डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास ये जो एसी सिग्नल है इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है रेक्टिफायर इसको भी रेक्टिफाई करेगा, एक पल्स जनरेट करेगा, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसकी भी एक पॉजिटिव पल्स जनरेट कर देगा। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास 1 है तो आउटपुट पे आपको कितनी पल्स मिल रही हैं, 2, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का कितना है, 2 टाइम्स। तो इसमें जो इक्वल टू 2 टाइम्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी। फिर वो कह रहे हैं इन टू इनपुट और गेट व्हेन बोथ इनपुट आर 1 देन द सॉरी आउटपुट विल बी। अब गेट हमारे पास क्या है, और गेट है। तो और गेट वाली जो सिचुएशन है हमारे पास फॉर्मूला क्या था, y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए और बी में से कि एक इनपुट भी हमारे पास 1 होगी तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, दैट इज़ ऑब्जेक्ट कैन नॉट exceed the speed of light because their mass become infinite। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ज़हन में रखिएगा बेटा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ हो रही हो, मीन्स वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही हो, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग उसका मास भी क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो जब मास इंक्रीज़ कर रहा होता है तो उस मास को एक्सेलरेट करने के लिए आपको एनर्जी को भी इंक्रीज़ करना होगा। और अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ होते होते स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए तो ध्यान में रखिएगा मास भी इंक्रीज़ होते होते कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट मास को एक्सेलरेट करने के लिए फिर आपको एनर्जी कितनी चाहिए होगी, एनर्जी भी चाहिए होगी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है Compton scattering from electron is most easily observed for Compton इफेक्ट में आपने स्टडी किया होगा कि जब हमारे पास एक्स-रे फोटोन, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक फोटोन जिसके पास एनर्जी ई है वो इसको हिट करता है, हिट करने के बाद फोटोन भी स्कैटर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर हो जाता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारे पास फोटोन होता है वो एक्सरे फोटोन होता है। अब यहाँ पे ज़हन में रखिएगा जो हर्ट्ज़ ने अपना एक्सपेरिमेंट्स किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहाँ यूज़ किया गया था हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, और कॉम्पटन इफेक्ट वाले केस में हमारे पास है एक्सरे फोटोन, और पेयर प्रोडक्शन वाले केस में आ जाएगा गामा रे फोटोन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है इफ़ रेडियम हैज़ अ हाफ लाइफ 5 years द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके इन 10 years। देखिए हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी सैंपल अपनी ओरिजिनल अमाउंट का हाफ हो जाए, ठीक है। तो हाफ लाइफ 5 years का मतलब रेडियम जो है वो एवरी 5 year के बाद अपनी ओरिजिनल अमाउंट, फॉर एग्जांपल वो 100% है तो रिड्यूस होकर कितना रह जाएगा, 50%। वो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 10 years। अगर हाफ लाइफ बेटा 5 years है तो 10 years में उसकी कितनी हाफ लाइफ होंगी, मीन्स कितनी दफ़ा वो अपनी ओरिजिनल अमाउंट का हाफ हो जाएगा, 2 times। तो मीन्स इसको अगर हम सॉल्व करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सैंपल है जो कि 100% है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद मीन्स फर्स्ट हाफ लाइफ का मतलब है 5 years।
5 ईयर्स के बाद ये रिड्यूस हो गए, कितना रह जाएगा 50%। ठीक है, वो हमसे 10 ईयर्स का पूछ रहे हैं, तो मीन्स जो सेकेंड हाफ लाइफ है, सेकेंड हाफ लाइफ, तो सेकेंड हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा बेटा 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के बाद ये 50% का रिड्यूस हो गया, हमारे पास रह जाएगा जस्ट 25%। ठीक है, तो कितने परसेंट डीके किया, तो 100 माइनस 25, तो आंसर है हमारे पास 75% आपका जो सैंपल होगा वो डीके कर जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इन इक्वेशन, ये आपको एक इक्वेशन दी जा रही है, द करेक्ट सिंबल फॉर एक्स इज़। देखिए इस इक्वेशन में आप एक तरफ रिएक्टेंट है और एक तरफ आपके पास ये प्रोडक्ट है। तो जब भी हम कोई इक्वेशन बिल्ड कर रहे होते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मास दोनों का ख्याल रखते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड किस सेंस में है, देखिए एल्युमिनियम के पास ये हमारे पास 13 प्रोटॉन है, हीलियम के पास 215, और प्रोडक्ट में भी हमारे पास क्या आ रहा है 15। तो मीन्स जो प्रोटॉन्स की तादाद है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम है। अगर हम मास नंबर को चेक करें, इधर है 27 देन 4, ये बनेगा 31, और इधर हमारे पास फॉस्फोरस के पास मास नंबर कितना है 30। तो मीन्स यहाँ डेफिशिएंसी आ गई है, क्योंकि चार्ज तो सेम है और मास नंबर में डेफिशिएंसी आ रही है। और मास नंबर आप सब जानते हो, बेसिकली मास नंबर होता क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का सम कहलाता है मास नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही है हमारे पास। तो इसमें एमसीक्यूज़ के अंदर भी हम देख लेंगे, हमारे पास जो ऑप्शन है लास्ट, ठीक है, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे कम है, तो एक्स का जो सिंबल है प्लस एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, दिस प्रोसेस वायलेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेटर कूलिंग, गैसेज मिक्सिंग, हीट इंजन वर्किंग, हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो इसमें देखिए जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वायलेशन हो रही है वो लास्ट ऑप्शन में, हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, क्योंकि जो नेचुरल हीट का फ्लो है वो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड है। तो अगर हमें हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना हो तो फिर उसके लिए एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी करना पड़ता है। नेक्स्ट है 1 हेनरी इज़ इक्वल टू, अब जहन में रखिएगा बेटा, आपके पास जो हेनरी है ये यूनिट है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन की और म्यूचुअल इंडक्शन की। ठीक है, दोनों की जो यूनिट है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों की यूनिट क्या है, हेनरी है। तो फार्मूला आपको आना चाहिए, फार्मूले से आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यूनिट क्या है, 1 या 1 हेनरी किसके इक्वल है। तो फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं सेल्फ इंडक्शन, फार्मूला है हमारे पास EMF इज़ इक्वल टू L, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, और हमें यहाँ से सेल्फ इंडक्शन मीन्स L को फाइंड करना है, तो L इज़ इक्वल टू EMF ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, और EMF की यूनिट आप सब जानते हो वोल्ट है, करंट एम्पेयर डिवाइड बाय टाइम सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वोल्ट सेकंड एम्पेयर इनवर्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, वोल्ट सेकंड एम्पेयर इनवर्स, वोल्ट सेकंड, ऑप्शन डी लास्ट। द टर्म रिएक्टेंस रिप्रेजेंट्स द, देखो रिएक्टेंस बेसिकली क्या है, आपकी ओपोजिशन है। तो आपने पढ़ा होगा RLC सीरीज सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी जो है वो रिएक्टेंस शो करता है। उसका XC का फार्मूला, XL का फार्मूला आप जानते हो, XC इज़ इक्वल टू 1/2 पाई FC। ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। और इसी तरह हमारे पास XL का फार्मूला भी है, XL इज़ इक्वल टू 2 पाई FL। ठीक है, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो जो टर्म रिएक्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव अपोजिशन टू करंट फ्लो। ओके, इसका जो फार्मूला है हमारे पास दैट इज़ लैम्डा इज़ इक्वल टू H ओवर P। अब देखिए H प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 6.63 एक्सपोनेंशियल -34।
डिवाइड बाय मोमेंटम आपको दिया जा रहा है